नमस्कार दोस्तों। आज का अपना अध्ययन बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमने कल पढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, 6 चार्टरों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसका अध्ययन हमने कल के वीडियो में किया था। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। अंगों के बारे में अध्ययन से पहले उनके उद्देश्य, सिद्धांत, ध्वज, भाषाएं और चार्टर आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना बिंदु है आज के अध्ययन का, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं उनकी व्याख्या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में किया गया है। उद्देश्यों की व्याख्या चार्टर का जो अनुच्छेद 1 है उसमें की गई है और उद्देश्य बताए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, समान अधिकार, मैत्रीपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामंजस्य। तो इसके चार्टर के अनुच्छेद 1 में इनके उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। बहुत सी बार इस प्रकार का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यूएनओ के जो उद्देश्य हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्यों की व्याख्या की गई है। अब आते हैं यूएनओ के सिद्धांतों पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं वो इसके चार्टर के अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 में इनकी व्याख्या की गई है और जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में सार्वभौमिक समानता, सद्भावना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, सहायता, घरेलू क्षेत्राधिकार आदि सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार यूएनओ के जो उद्देश्य हैं वो अनुच्छेद 1 में है, यूएनओ के जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 2 में है। उद्देश्य एवं सिद्धांतों के बाद तीसरा जो बिंदु है वो है यूएनओ का ध्वज। यूएनओ का ध्वज किस प्रकार का है? तो यूएनओ के ध्वज के बारे में हमें पता है कि यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और गठन के बाद 1947 में यूएनओ का जो ध्वज है उसको अंगीकृत किया गया था। यूएनओ के ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वो श्वेत रंग की है और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि पर जैतून की है वो 2 खुली शाखाएं दी गई हैं और उन शाखाओं के बीच में विश्व का मानचित्र है। विश्व के जो मानचित्र है उसकी हल्की नीली पृष्ठभूमि है। तो इस प्रकार इसका ध्वज है वो 1947 में अंगीकृत किया गया और अंगीकृत करने के बाद इसके जो ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग की रखी गई। श्वेत रंग में जैतून की 2 शाखाओं को दिया गया और शाखाओं के बीच में विश्व का जो मानचित्र है वो मानचित्र हल्की नीली पृष्ठभूमि में रखा गया। तो इस प्रकार का यूएन का ध्वज है वो अंगीकृत किया गया। इसके बाद इसकी भाषाओं के बारे में जानते हैं। तो यूएनओ की 6 अधिकृत भाषाएं निर्धारित की गई हैं। यूएनओ चार्टर में इसकी 6 अधिकृत भाषाएं दी गई है। सबसे पहली भाषा अंग्रेजी, दूसरी है फ्रेंच, तीसरी चीनी, चौथी अरबी, 5वीं रूसी और 6ठी स्पेनिश। ये 6 भाषाएं इसके चार्टर के अनुसार इसकी अधिकृत भाषाएं हैं। इसके अलावा इसकी कार्यकारी भाषाएं, इन 6 भाषाओं में से 2 भाषाओं को कार्यकारी भाषाओं के रूप में चुना गया है। वो 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी व फ्रेंच। इसके जितने भी कार्य होते हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में किए जाते हैं। तो इस प्रकार 6 अधिकृत भाषाएं हैं और 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। तीसरा आता है इसका चार्टर। अगला जो अध्ययन है बिंदु है अपना वो है चार्टर। चार्टर यानी इसका संविधान, यूएनओ का संविधान। यूएनओ का जो चार्टर है उसमें 10,000 शब्द दिए गए हैं, 111 धाराएं दी गई हैं और 19 अध्याय दिए गए हैं। तो अपने को धाराएं और अध्याय उनके बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं इसके संविधान में, जिसको चार्टर कहा जाता है। इसका जो चार्टर है उस चार्टर में इसकी सदस्यता का त्याग का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यानी संविधान में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि एक बार कोई देश यदि इसका सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता इस प्रकार त्याग सकता है। इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यूएनओ को जो चार्टर है वो चार्टर यूएनओ के गठन के समय लागू हुआ था और अपने को पता है कि 26 जून 1945 को इसको चार्टर, जो इसका घोषणा पत्र था, जिसको इसका संविधान कहा जाता है,
उस चार्टर को स्वीकार किया गया था और 26 जून 1945 को इस पर 50 प्रारंभिक देशों ने हस्ताक्षर किए थे। जो प्रारंभिक देश थे जिनकी संख्या कितनी थी, 50 थी। कल के वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि 50 प्रारंभिक देश थे और पोलैंड जो 24 अक्टूबर 1945 से पहले इसमें शामिल हो गया था, 51वां देश था। तो इस प्रकार जो 50 प्रारंभिक देश थे उसमें से 4 देश ऐसे थे कि वो उस समय हस्ताक्षर करने के समय संप्रभु नहीं थे। हस्ताक्षर जब इसके चार्टर पर उन्होंने किया उस समय वो संप्रभु नहीं थे, यानी कि किसी न किसी अन्य देश के अधीन थे, वो उसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती थी। तो वो 4 जो देश थे उसमें एक था भारत, दूसरा फिलिस्तीन, तीसरा था यूक्रेन और चौथा था बेलारूस। ये 4 ऐसे देश थे जिन्होंने यूएनओ चार्टर पर 1945 में हस्ताक्षर किए, परंतु उस समय ये जो 4 देश थे ये संप्रभु नहीं थे, ये किसी अन्य देश के अधीन थे। तो इस प्रकार इसका जो चार्टर है वो चार्टर इसका संविधान कहलाता है। अगला जो बिंदु है वो है यूएनओ का मुख्यालय। यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का स्थायी और अस्थायी मुख्यालय। सर्वप्रथम 1945 में इसका अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था, उसके बाद 1952 में इसका स्थायी मुख्यालय स्थापित किया गया था। 1945 में जो अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था वो अमेरिका के लेक सेक्सेस शहर में बनाया गया था। लेक सेक्सेस शहर में अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था और 1952 में जो स्थायी मुख्यालय बनाया गया था वो भी अमेरिका के ही न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया और न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर इसका स्थापना की गई थी। तो मुख्यालय की स्थापना के लिए जो जमीन थी वो जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। मुख्यालय के लिए जमीन किसने दान में दी? जॉन डी रॉकफेलर। तो मुख्यालय के संबंध में अपने को ध्यान रखना है कि 1945 में अस्थायी मुख्यालय स्थापित किया गया था लेक सेक्सेस शहर में और 1952 में स्थायी मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थापित कर दिया गया था और वर्तमान में वो 1952 से अब तक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ये था यूएनओ का मुख्यालय। तो यूएनओ से संबंधित जो भी है मुख्यालय, भाषा, इसका ध्वज, इसके बारे में हमने उद्देश्य है, सिद्धांत है, इनके बारे में छोटे छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम इसका जो मुख्य अंग है यूएनओ के अंग, यूएनओ के अंगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूएनओ के वर्तमान में 6 अंग है। कितने अंग है यूएनओ के? 6 अंग। पहला अंग है इसका महासभा, जो कि इसका प्रतिनिधि अंग है। सुरक्षा परिषद कार्यकारी अंग के रूप में जाना जाता है। सामाजिक तथा आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय, जिसमें पदाधिकारी जो होता है वो सचिव होता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 अंग हैं इसके, और 6 अंगों का हम अब अध्ययन करेंगे, बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो अंग है वो है महासभा। महासभा, जैसा कि हमें पता है कि महासभा इसका प्रतिनिधियात्मक अंग है, प्रतिनिधि है, इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और महासभा जो है उसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। महासभा को क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। महासभा की जो बैठक होती है वो बैठक वर्ष में न्यूनतम 1 बार होनी आवश्यक है। न्यूनतम कितनी बार होनी आवश्यक है? 1 बार। विशेष तौर से इसकी अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, और न्यूनतम जो 1 बार जो बैठक होती है वो बैठक, उसका निश्चित शेड्यूल निर्धारित किया गया है कि वो सितंबर के तीसरे मंगलवार को ही आयोजित होगी। तो इस प्रकार न्यूनतम 1 बार बैठक होती है। इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। इसमें 1 अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। तो जो विश्व की लघु संसद के रूप में जानी जाती है महासभा, उसमें महासभा में 1 अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। अब महासभा के कार्य, महासभा क्या काम करती है? महासभा जो कि महत्वपूर्ण अंग है, यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही महासभा द्वारा किए जाते हैं। तो इसका सबसे पहला कार्य है निर्वाचन व नियुक्तियां। निर्वाचन करती है विभिन्न सदस्यों का, उनकी नियुक्तियां करती है। तो अपन देखते हैं कि किन किन का निर्वाचन करती है और किन किन की नियुक्तियां करती है। सुरक्षा परिषद, जैसा कि अपने को पता है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10
जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, उन 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? महासभा द्वारा ही किया जाता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किसी भी नए देश को सदस्यता प्रदान की जाती है। तो सदस्यता प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? महासभा करती है। महासचिव की नियुक्ति, महासचिव का निर्वाचन भी महासभा द्वारा ही किया जाता है। सुरक्षा परिषद की अभिशंसा पर महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उन न्यायाधीशों का निर्वाचन भी महासभा द्वारा किया जाता है। और आर्थिक व सामाजिक जो परिषद है, जिसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 54 है, उन सदस्यों का निर्वाचन भी महासभा द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार 10 अस्थायी सदस्यों का, महासचिव का, नए देश को सदस्यता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सामाजिक और आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करना, ये सब कार्य महासभा के हैं। इसके अलावा दूसरा जो कार्य है महासभा का, वो है शांति व सुरक्षा बनाए रखना। विश्व में शांति और सुरक्षा का कार्य भी महासभा का है। तीसरा जो कार्य है इसका, तीसरा कार्य है जो इसका चार्टर है, जो संविधान है, यूएनओ का संविधान है, उसमें संशोधन का कार्य भी महासभा द्वारा किया जाता है यूएनओ संविधान में। चौथा जो कार्य है वो कार्य है निरीक्षणात्मक कार्य, निरीक्षण करना। विभिन्न प्रकार की देशों में विभिन्न प्रकार के दलों द्वारा, शांति सेनाओं के द्वारा निरीक्षण का कार्य भी महासभा द्वारा किया जाता है। और अगला कार्य है बजट संबंधी कार्य। बजट जो कि महत्वपूर्ण भाग होता है, किसी भी संस्था में बजट होना आवश्यक है। तो बजट संबंधी कार्य भी महासभा की देखरेख में ही किया जाता है। तो ये जो कार्य है, निर्वाचन संबंधी, शांति व सुरक्षा बनाए रखना, चार्टर में संशोधन करना, निरीक्षणात्मक कार्य और बजट संबंधी कार्य, ये सब कार्य किसके हैं? महासभा के कार्य हैं। तो निर्वाचन में अपने को ध्यान रखना है कि 10 अस्थायी सदस्यों का किसी भी नए देश को सदस्यता प्रदान करना, सुरक्षा परिषद की अभिशंसा पर महासचिव का निर्वाचन करना और न्यायाधीशों का निर्वाचन करना तथा आर्थिक व सामाजिक परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन करना, ये सब कार्य किसके हैं? महासभा के हैं। महासभा में प्रमुखतया 6 समितियां होती हैं। 6 समिति इसकी स्थायी समितियां हैं। इसके अलावा एक अस्थायी समिति, तदर्थ समिति महासभा द्वारा गठित की जा सकती है और उस तदर्थ समिति को 7वीं समिति या फिर विशेष राजनयिक समिति कहा जाता है। विशेष राजनयिक समिति कौन सी समिति है? 7वीं समिति है इसकी। 6 समितियां इसकी स्थायी है और विशेष राजनयिक जो समिति है वो अस्थायी या तदर्थ समिति है। यूएनओ के जो सदस्य हैं, यूएनओ के सदस्य 15 सदस्य होते हैं, उनमें 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। यूएनओ में यदि किसी देश को सदस्यता प्रदान करनी है तो जो 15 इसके सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, उन 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, जिसमें से 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनकी स्वीकृति आवश्यक है। स्वीकृति उनकी, अगर उनमें से किसी भी एक सदस्य ने अपने वीटो का उपयोग कर लिया तो किसी भी देश को यूएनओ की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। तो इस प्रकार 15 सदस्यों में से बहुमत के लिए 9 सदस्य चाहिए और 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है इसमें। अगला बिंदु, अगले बिंदु के रूप में अपन देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। कई बार पूछा जाता है कि यूएनओ की सदस्यता का प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो इंडोनेशिया जो था वो यूएनओ की सदस्यता का प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम देश था। सदस्यता से निकाले जाने वाला प्रथम देश, इस देश को सबसे पहले इसकी सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो फार्मोसा, जिसको साम्यवादी चीन कहा जाता है, उसको इसकी सदस्यता से निकाला गया था। और यूगोस्लाविया, जिसको मोंटेनेग्रो व सर्बिया कहते हैं आजकल, उसको 1992 में इसकी सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। तो इस प्रकार अपने को ये भी बातें ध्यान में रखनी है कि इंडोनेशिया था, इसकी प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम देश था जिसने इसकी सदस्यता का प्रत्यारोपण कर दिया। फार्मोसा जो था, जिसे साम्यवादी चीन कहते हैं, उसको इससे निकाल दिया गया था। और यूगोस्लाविया, जिसको 1992 में यूएनओ की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। ये थी महासभा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। अब कुछ
जो राजनीतिक चिंतक है, उन चिंतकों ने महासभा के बारे में अपने विचार प्रकट किए। तो माइकल बर्गर जो था, माइकल बर्गर ने महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा। विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण किसको कहा? महासभा को कहा। और किसने कहा? माइकल बर्गर ने कहा। इसी प्रकार शूमा ने महासभा को संसार की नगर सभा कहा। महासभा को क्या कहा? संसार की नगर सभा का। किसने कहा? शूमा ने कहा। और विश्व की लघु संसद, जैसा कि हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और इस शब्द का उपयोग किसने किया था? वार्डेनबर्ग ने कहा था महासभा को विश्व की लघु संसद। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। और ये किसने कहा? माइकल बर्गर ने कहा। संसार की नगर सभा किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। और किसने कहा? शूमा ने कहा। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। और किसने कहा? वार्डेनबर्ग ने कहा। तो ये सब बिंदु अपन को परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं। तो इस प्रकार महासभा जो इसका प्रथम अंग था, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अंग था, उसका हमने अध्ययन किया, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके दूसरे बिंदु पर आते हैं। इसका जो दूसरा बिंदु है, दूसरा जो अंग है, जो महत्वपूर्ण अंग है महासभा के बाद इसका बहुत महत्व है, वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है वो इसका एक प्रभावकारी अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। महासभा के बाद इसका बहुत अधिक महत्व है। और इसको जैसे महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, उसी प्रकार सुरक्षा परिषद को भी संयुक्त कुंजी कहा जाता है। यूएनओ की संयुक्त कुंजी किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है शांति व सुरक्षा बनाए रखना। विश्व में शांति व सुरक्षा का कार्य किसका है? सुरक्षा परिषद का है। जैसा कि हमने वर्तमान की इसकी सदस्य संख्या अपने को ज्ञात है कि वर्तमान में इसके 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य हैं। 1965 के बाद यही व्यवस्था है। 1965 के बाद इसके जो 15 स्थायी सदस्य हैं, 15 जो सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, वर्तमान तक यही व्यवस्था चली आ रही है। 1965 से पूर्व 11 सदस्य थे। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य थे? 11 सदस्य, जिसमें 5 स्थायी थे और 6 अस्थायी थे। 1965 के बाद 11 की जगह कितने सदस्य कर दिए? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य कर दिए। स्थायी सदस्य जो हैं अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है और रूस है। ये सब क्या है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, वो 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और उसमें एक विशेष शर्त है, यदि किसी ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है तो वो तुरंत दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता। तो इस प्रकार 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्ष के लिए होता है। और इन 10 अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है 2 वर्ष के लिए, वो अलग अलग जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार से निर्धारित किया गया है कि किस महाद्वीप से किस प्रकार सदस्यों का चुनाव होगा। तो 10 अस्थायी सदस्यों में जो 5 सदस्य हैं वो अफ्रीका से चुने जाते हैं, 2 सदस्य हैं वो पश्चिमी यूरोप से चुने जाते हैं, 2 सदस्य हैं वो दक्षिणी अमेरिका से चुने जाते हैं और 1 सदस्य है वो पूर्वी यूरोप से चुना जाता है। तो इस प्रकार इन 10 सदस्यों का चुनाव होता है। भारत, जैसा कि अपने को पता है, सुरक्षा परिषद में कल ही भारत ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में सदस्यता पाई है। 8वीं बार चुना गया है भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के जो गैर प्रक्रियागत मामले होते हैं, जिनको महत्वपूर्ण मामला कहा जाता है, उनमें 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो का अधिकार दिया गया है। तो कई बार प्रश्न आता है कि किस प्रकार के मामलों के लिए वीटो का अधिकार दिया गया है। तो गैर प्रक्रियागत जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उन मामलों पर स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया है। प्रक्रियागत मामलों में स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। वीटो का जो संबंधी जो उपबंध है, हमने जब पढ़े थे, चार्टर पढ़े थे इसके, तो चार्टर में हमने देखा था कि याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में। उस याल्टा सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने वीटो संबंधी प्रस्ताव रखा था और जिसे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में स्वीकार
कर लिया गया था। तो याल्टा सम्मेलन में वीटो संबंधी प्रस्ताव रखा गया, किसके द्वारा रखा गया? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा रखा गया, और उसे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में वीटो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। वीटो जो शब्द है, उस वीटो शब्द का जो यूएनओ का चार्टर है, यूएनओ का संविधान है, उसमें इस शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। सबसे पहले वीटो का प्रयोग सोवियत संघ ने किया था। वर्तमान में सोवियत संघ का प्रतिनिधि के रूप में जो यूएनओ में शामिल है वो रूस है। सोवियत संघ ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग किया था, और सीरिया लेबनान के प्रश्न पर इसने वीटो का प्रयोग किया था। सबसे अधिक बार भी वीटो का प्रयोग सोवियत संघ द्वारा ही अब तक किया गया है। तो दो चीजें हैं, सबसे पहला वीटो का जो प्रयोग था वो सोवियत संघ ने किया, और सबसे अधिक बार भी सोवियत संघ ने किया था। ये थी सुरक्षा परिषद, यूएनओ की सुरक्षा परिषद। अब यूएनओ की सुरक्षा परिषद के कार्य, वो कार्य क्या क्या करती है, तो कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि यूएनओ का कार्य है, जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद है वो शांति व सुरक्षा का कार्य करती है। तो सबसे पहला कार्य है विवादों का शांतिपूर्ण समझौता, विवादों का शांतिपूर्ण समझौता। इसका जो चार्टर है, चार्टर के अध्याय 6 के अनुच्छेद 33 में इस प्रकार की बातें की गई है कि विवादों का शांतिपूर्ण समझौता आपसी वार्ता द्वारा, पत्र व्यवहार द्वारा, मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। आपसी वार्ता, पत्र व्यवहार और मध्यस्थता द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समझौता किया जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसके किस अध्याय और किस अनुच्छेद में विवादों के शांतिपूर्ण समझौते की बात की गई है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुके हैं कि यूएनओ के किस अध्याय में और किस अनुच्छेद में विवादों के शांतिपूर्ण समझौते की बात की गई है। तो अध्याय 6 के अनुच्छेद 33 में शांतिपूर्ण समझौते की बात की गई है। दूसरा इसका कार्य है युद्ध करना व आदेशात्मक कार्य। युद्ध करना व आदेश देना सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत सैनिक कार्रवाई का प्रावधान है। अध्याय 7 के अनुच्छेद 42 में सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत सैनिक कार्रवाई के बारे में कहा गया है कि सामूहिक सुरक्षा हेतु यूएनओ जो है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद जो है, वो सुरक्षा परिषद सैनिक कार्रवाई कर सकती है। तो इसको भी अपने को इस प्रकार से ध्यान रखना है कि सामूहिक सुरक्षा व सैनिक कार्रवाई का प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो यूएनओ के चार्टर के अध्याय 7 में अनुच्छेद 42 में सामूहिक सुरक्षा व सैनिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तीसरा जो इसका कार्य है वो कार्य है दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था, दंड व्यवस्था के अंतर्गत यह आर्थिक दंड दे सकता है, कूटनीतिक जो दंड है वो दे सकता है, सैनिक दंड दे सकता है, वित्तीय दंड दे सकता है। तो विभिन्न प्रकार के दंडों की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। तो ये थे इसके 3 कार्य। पहला है विवादों का शांतिपूर्ण समझौता, दूसरा है युद्ध करना या आदेशात्मक कार्य करना, और तीसरा है दंड व्यवस्था। सुरक्षा परिषद के जो शांति सैनिक जो जाते हैं युद्ध करना या शांतिपूर्ण समझौते, तो जिन शांति सैनिकों की नियुक्ति करता है सुरक्षा परिषद, वो शांति सैनिक नीले हेलमेट के लोग कहलाते हैं। नीले हेलमेट के लोग किससे संबंधित हैं? सुरक्षा परिषद के शांति सैनिक जो होते हैं वो नीले हेलमेट के लोग कहलाते हैं। 1992 में सुरक्षा परिषद जो है उसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। तो प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 में सुरक्षा परिषद का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, जैसा कि सुरक्षा परिषद के कार्य हैं कि विवादों का शांतिपूर्ण समझौते द्वारा निपटारा करना है, युद्ध द्वारा निपटारा करना है या दंड द्वारा निपटारा करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे हेतु 4 उपाय बताए गए हैं कि 4 उपायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा किया जा सकता है। ये 4 उपाय हैं आपसी वार्ता व पत्र व्यवहार द्वारा। शांतिपूर्ण निपटारे में 2 बातें आती हैं, आपसी वार्ता व पत्र व्यवहार। दूसरा है पंच, मध्यस्थ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय। यह है शांतिपूर्ण विवादों का निपटारा। तीसरा इसमें आता है आर्थिक नियंत्रण, यानी आर्थिक दंड के तहत इसका निपटारा किया जाता है। और चौथा होता है सैनिक कार्रवाई, जो कि अध्याय 7 के अनुच्छेद 42 में बताई गई है। तो ये 4 जो हैं 4 उपाय बताए गए हैं जिसके द्वारा सुरक्षा परिषद है
वो विवादों के शांतिपूर्ण निपटारा कर सकती है। अब आते हैं, इसके लिए एक समिति गठित की गई थी नवीन सुधारों के लिए। सुरक्षा परिषद में नवीन सुधारों हेतु 1995 में एक समिति गठन किया गया था और उस समिति का नाम था रज्जाली इस्माइल समिति। तो रज्जाली इस्माइल समिति का जो संबंध है वो सुरक्षा परिषद में नवीन सुधारों से है। इससे है सुरक्षा परिषद में नवीन सुधारों से। क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा परिषद में नवीन सुधारों से संबंधित कौन सी समिति थी? तो रज्जाली इस्माइल समिति जो है वो 1995 में गठित की गई थी। वो सुरक्षा परिषद में नवीन सुधारों से संबंधित थी। अब देखते हैं कि सुरक्षा परिषद की उपनाम क्या क्या नामों से उनको किस किसने पुकारा। तो संयुक्त राष्ट्र की कुंजी इसको कहा गया। किसने कहा गया? पामर व पार्किंस ने इसको संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा। पामर व पार्किंस द्वारा सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा गया। संघ की प्रवर्तन भुजा कहा गया। एएच डॉक्टर द्वारा इसको संघ की प्रवर्तन भुजा कहा गया। एएच डॉक्टर ने इसको क्या कहा? संघ की प्रवर्तन भुजा। और दुनिया का पुलिसमैन कहा गया। डेविड कुशमैन द्वारा इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा गया। तो 3 प्रकार की इसके 3 परिभाषाएं दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र की कुंजी है ये। पामर और पार्किंस ने ये बात बताई। संघ की प्रवर्तन भुजा है, एएच डॉक्टर ने ये कहा। और दुनिया का पुलिसमैन है, डेविड कुशमैन ने ये बातें कही। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद है जो इसका महत्वपूर्ण अंग है, उसके कार्य के बारे में हमने देखा। उसके गठन में क्या क्या है, कितने उसके स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं, उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, रज्जाली इस्माइल समिति का कार्य क्या था, किस लिए इसका गठन किया गया था, इसके क्या क्या उपनाम, किन किन ने क्या क्या कहा, इन सब बातों का हमने अध्ययन किया सुरक्षा परिषद के अंतर्गत, जो कि यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा यूएनओ का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सामाजिक व आर्थिक परिषद। सामाजिक व आर्थिक परिषद यूएनओ के तीसरे अंग के रूप में। सामाजिक और आर्थिक जो परिषद है वो भी एक स्थायी संस्था है। इसके सदस्य जो भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। और 3 वर्ष जो कार्यकाल होता है उसमें प्रति वर्ष 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है और नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है प्रति वर्ष। यानी कि इसके सदस्य वर्तमान में 54 सदस्य हैं। 54 में से प्रति वर्ष 1/3 सदस्यों को हटाकर उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। और वो नए सदस्य कितने वर्ष तक सदस्य रहेंगे? 3 वर्ष तक इसके सदस्य रहेंगे। तो इस प्रकार सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और प्रति वर्ष 1/3 नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब इसके सदस्य जो हैं, सदस्य प्रारंभ में जब 1945 में यूएनओ का गठन हुआ था तो इनकी सदस्यों की संख्या सुरक्षा सामाजिक व आर्थिक परिषद के सदस्यों की संख्या थी 18। 1966 में सामाजिक व आर्थिक परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और 27 कर दी गई। फिर 1973 में उस सदस्य संख्या को फिर बढ़ाया गया और वर्तमान की जो सदस्य संख्या 54 वो कब की गई? 1973 में की गई। तो इस प्रकार सामाजिक व आर्थिक जो परिषद है उसमें प्रारंभ में 18 सदस्य थे। 1966 में वो संख्या 27 कर दी गई और 1973 में उसी संख्या को बढ़ाकर 54 कर दी गई, जो कि वर्तमान में भी 54 ही है। जो इसके सदस्य हैं उन सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है, वो 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं जो कि प्रति वर्ष चुने जाते हैं। और जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार 54 सदस्यों में से एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और उनका पुनः 1 साल का कार्यकाल होता है। 1 साल के बाद पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। इसकी जो बैठक होती है, बैठक वर्ष में 2 बार होती है और 2 बार निर्धारित अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। बैठक के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। अप्रैल में जो बैठक होगी वो न्यूयॉर्क में होगी और जुलाई में जो बैठक होगी वो जिनेवा में होगी। तो इस प्रकार 2 जो बैठकें होती हैं वो दोनों बैठकें अलग अलग शहरों में होती है। अप्रैल की बैठक न्यूयॉर्क में और जुलाई की बैठक जिनेवा में। सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए अनेक आयोग बनाए गए हैं, जिसमें से प्रमुख है आर्थिक व रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, यूनिसेफ जिसको हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष कहा जाता है जिसको। तो ये 3 आयोग हैं जो कि इसके
सहायता के लिए बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, आर्थिक कार्य करते हैं, रोजगार संबंधी कार्य करते हैं, जनसंख्या और यातायात संबंधी कार्य करते हैं। और यूनिसेफ जो होता है वो बाल संकट कोष के रूप में स्थापित किया गया है, जो कि कार्य करता है इसमें। तो इस प्रकार जो तीसरा अंग था वो था आर्थिक व सामाजिक परिषद। चौथा अंग यूएनओ का चौथा अंग न्यास परिषद। चौथे अंग के रूप में न्यास परिषद का अध्ययन करेंगे। न्यास जो है, न्यास की जो व्यवस्था है वो राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था थी। मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यास व्यवस्था स्थापित की गई है। कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी व्यवस्था स्थापित की गई। तो न्यास जो व्यवस्था है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर स्थापित की गई है। न्यास जो व्यवस्था है, न्यास का अर्थ होता है संरक्षण। तो न्यास व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे देश जो कि पराधीन है या अल्प विकसित है उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है ताकि वो अपना विकास कर सकें, पराधीनता से निकल सकें। तो जो पराधीन और अल्प विकसित देश हैं उनको संरक्षण प्रदान करने की एक पद्धति है। न्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं। 12 सदस्यों में 4 प्रबंधकर्ता देश हैं, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। 4 जो है वो न्यास परिषद का प्रबंध करेंगे, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो इसके सदस्य हैं और 5 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार इसके जो 4 प्रबंधकर्ता देश हैं वो प्रबंधकर्ता देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ये 4 जो देश हैं वो प्रबंधकर्ता देश के नाम से जाने जाते हैं, यानी न्यास का जो भार है वो इन 4 देशों पर है। इन 4 जो न्यास का जो भार जिन देशों को सौंपा गया है जो कि प्रबंधकर्ता देश कहलाते हैं, उनमें से 2 स्थायी सदस्य हैं और 2 अस्थायी सदस्य हैं। तो इस प्रकार इन 4 सदस्यों का प्रबंधकर्ता सदस्यों के रूप में नियुक्ति की गई है। स्थायी सदस्यों के रूप में अमेरिका व ब्रिटेन है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड अस्थायी सदस्य के रूप में है। प्रबंधकर्ता सदस्यों के अलावा 3 सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य अन्य सदस्य बन गए वो भी इसके सदस्य हैं, और 5 सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो सदस्य इसमें। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 12 होती है। जो संरक्षित प्रदेश होते हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता होती है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 प्रकार के संरक्षित प्रदेश होते हैं। ऐसे प्रदेश जो कि राष्ट्र संघ के अधीन थे वो आते हैं इसमें। ऐसे प्रदेश जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शत्रु राज्यों से छीने गए, और ऐसे प्रदेश जो कि अल्प विकसित होने के कारण खुद ही इस व्यवस्था में आ गए। तो 3 तरह के प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं। राष्ट्र संघ के अधीन जो प्रदेश थे वो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शत्रु से छीने गए वो प्रदेश, और जो स्वतः ही इस व्यवस्था में रखे गए वो प्रदेश। तो इस प्रकार न्यास परिषद में ये 3 प्रकार के सदस्य हैं। 1949 में न्यास परिषद में 11 देशों को रखा गया था। 1949 में कितने देश संरक्षित किए गए थे न्यास परिषद में? 11 देश संरक्षित किए गए थे। और 1994 में इन संरक्षित देशों में केवल 1 देश बचा था, और वो था प्रशांत द्वीप का पलाऊ देश जो कि अमेरिका के संरक्षण में था। अंतिम देश कौन सा था जो संरक्षित व्यवस्था में था? वो था पलाऊ, और वो किसके संरक्षण में था? अमेरिका के संरक्षण में। पलाऊ 1 नवंबर 1994 को पलाऊ स्वतंत्र हो गया, संरक्षण से मुक्त हो गया, और इस कारण से 1 नवंबर 1994 के बाद ये जो न्यास परिषद है ये न्यास परिषद कार्यशील नहीं रही, और 2005 में इस न्यास परिषद को समाप्त करने का फैसला ले लिया गया था। तो इस प्रकार 1949 में जो 11 देश थे वो धीरे धीरे घटते गए, स्वतंत्र होते गए, विकसित होते गए, और 1994 तक आते आते एकमात्र देश पलाऊ बचा जो कि अमेरिका के संरक्षण में रहा। और पलाऊ भी जब मुक्त हो गया अमेरिका के संरक्षण से, तो ये जो न्यास परिषद थी ये क्रियाशील नहीं रही, और क्रियाशील नहीं होने के कारण 2005 में इसको समाप्त करने का फैसला ले लिया गया। तो इस प्रकार ये थी सुरक्षा परिषद का जो यूएनओ का चौथा जो अंग था न्यास परिषद। 5वां अंग यूएनओ का 5वां अंग है सचिवालय। 5वें अंग के रूप में सचिवालय का अध्ययन करेंगे। सचिवालय जो कि यूएनओ के दिन प्रतिदिन रोजाना के जो प्रतिदिन के जो कार्य हैं वो सचिवालय द्वारा निपटाए जाते हैं।
और ये एक स्थायी अंग है और इसका जो प्रमुख होता है वो महासचिव कहलाता है। महासचिव की नियुक्ति जो होती है वो सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है और महासभा इसकी नियुक्ति करती है। जैसे कि महासभा के कार्यों में हमने पढ़ा था कि महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महासभा द्वारा की जाती है। सिफारिश कौन करता है, सुरक्षा परिषद करती है। यूएनओ जो होता है, महासचिव जो होता है वो यूएनओ का प्रमुख पदाधिकारी होता है, प्रमुख कार्यपालक होता है। तो जो महासचिव होता है उस महासचिव का अध्ययन हम अलग बिंदु के रूप में करेंगे कि अब तक कितने महासचिव रह चुके हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम अगले वीडियो में अलग बिंदु के रूप में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार सचिवालय है वो सचिवालय इसका अंग है, यूएनओ का अंग है जो दिन प्रतिदिन के कार्यों का निपटारा करता है और उसका जो मुख्य पदाधिकारी होता है वो महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। ये था यूएनओ का 5वां। अब पढ़ते हैं यूएनओ का 6ठा अंग। यूएनओ का 6ठे अंग के रूप में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि महत्वपूर्ण इसका अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना थी वो 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब स्थापित हुआ, 3 अप्रैल 1946 को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय रखा गया वो नीदरलैंड के हेग शहर में रखा गया और उसके मुख्यालय जहाँ है, जिस भवन में है, उस भवन को शांति भवन कहते हैं। नीदरलैंड के हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, शांति भवन में इसका मुख्यालय है। जो शांति भवन जहाँ पर निर्मित है, जो जमीन है वो जमीन एंड्रे कार्ने द्वारा प्रदान की गई थी, एंड्रे कार्ने द्वारा दान में दी गई थी। तो इस प्रकार 3 अप्रैल 1946 को ये नीदरलैंड के हेग शहर में स्थापित हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अलग से संविधि बनी हुई है। उस संविधि में 5 अध्याय व 70 अनुच्छेद हैं। कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। इसमें 15 न्यायाधीश कार्य करते हैं। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, 15 होती है। और 15 न्यायाधीश जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। 9 वर्ष जो कार्यकाल होता है उसमें प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष क्या होता है, जो 15 न्यायाधीश होते हैं उसमें से 1/3 सदस्य यानी 5 सदस्य जो होते हैं वो 5 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। जो न्यायाधीश होते हैं वो अवकाश प्राप्त करने के बाद पुनः इसके लिए निर्वाचित हो सकते हैं। 15 न्यायाधीश हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। 3 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य यानी 5 जो न्यायाधीश हैं वो अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और अवकाश प्राप्त करने के बाद वो पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। निर्वाचन हमने देखा था, न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, महासभा करती है। सुरक्षा परिषद जो होती है वो सिफारिश करती है और महासभा इसका निर्वाचन करती है। जो 15 न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उन अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जब भी किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कार्रवाई का संचालन होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई होती है किसी भी बिंदु पर, तो कार्रवाई में न्यूनतम 9 न्यायाधीशों का होना जरूरी है। न्यूनतम संख्या कितनी चाहिए कार्रवाई के लिए, 9 न्यायाधीश। 15 में से 9 न्यायाधीशों का न्यूनतम होना आवश्यक है किसी भी कार्रवाई के संचालन के लिए। भाषा के रूप में, भाषा को जब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा, तो हमें पता है कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा हमने पढ़ी थी कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच, 2 भाषाओं को कार्यकारी भाषा बनाया गया है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और उसी कार्यकारी भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य किया जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। जैसा कि सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार होते हैं उसी प्रकार इस न्यायालय के भी क्षेत्राधिकार हैं। इनके 3 तरह के क्षेत्राधिकार हैं, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्शक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं, अनिवार्य जो कि जिनकी सुनवाई इनको करना अनिवार्य है, परामर्श किसी भी देश द्वारा, किसी भी 2 देशों के द्वारा यदि इनसे परामर्श मांगा जाता है तो ये परामर्श प्रदान कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, ऐच्छिक, अनिवार्य और परामर्शक क्षेत्राधिकार। ये तो था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि यूएनओ का 6ठा अंग था। तो हमने 6 अंगों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। महत्वपूर्ण बात
जो है वो ये है कि जो 6 अंग हैं, यूएनओ के 6 अंग हैं, उन सभी 6 अंगों को केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड के हेग शहर में है, बाकी सभी का मुख्यालय, जो अन्य 5 जो अंग हैं उनका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अमेरिका के कौन से शहर में है? न्यूयॉर्क शहर में। छठा जो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका है नीदरलैंड के हेग शहर में। तो इस प्रकार जो यूएनओ के 5 अंग है उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, और जो छठा मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग शहर में। तो इस प्रकार प्रत्येक अंग के बारे में हमने बिंदुवार अध्ययन किया। अगले जो वीडियो है, अगला जो अध्ययन का बिंदु है अपना, वो यूएनओ ही रहेगा, लेकिन यूएनओ में अगले अध्ययन बिंदु के रूप में हम यूएनओ के महासचिव हैं, यूएनओ का जो भारत के साथ क्या संबंध रहा, उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।